बताइएगा आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं, ठीक है। Yes, sir. Visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ओके, चलिए स्टार्ट करें फिर। चल वी स्टार्ट टू डिस्कस। कूल। तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क पर एनर्जी, थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे आज, है ना। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अगली क्लास में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आज हम थोड़ा बेसिक आइडिया लेंे, थोड़ा एकदम ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम बेसिक से पढ़ रहे हो, तो तुमको मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि जो बच्चे जिनका कुछ भी नहीं आता उनको भी थोड़ा कवर हो जाए। और आज हम कुछ क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर लेंगे और अगली क्लास में हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, वर्क पर एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तुम लोगों का कि आप 6 क्लास मिलेगी हम लोगों को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है, अपने अगले मेजर टेस्ट से पहले। तो वर्क पर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल डायनामिक्स, ये हमको पढ़ना है चारों चैप्टर। तो हम इसको 6 क्लास में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो वर्क पर एनर्जी थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसको ले लेते हैं आज और कल में। आज और कल मतलब अगली क्लास जब भी होगी, ठीक है। तो आप लोगों का काम क्या रहेगा वो सुन लो। तुम लोगों को वर्क पर एनर्जी में मॉड्यूल में आप लोगों को आपके साथ शेयर कर दूंगा, आज ईएमआई का भी शेयर कर दूंगा एक, तो एक इसका भी कर दूंगा वर्क पर एनर्जी का। तो मॉड्यूल में से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये आपको करना है आज की क्लास के बाद, और अगली क्लास जब हो जाएगी तो उसमें हम कुछ डिस्कस कर पाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुमने नहीं पढ़े होंगे या आएंगे नहीं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ शेयर करो वो चीज, राइट। दूसरा क्या है कि इसके आप लोगों को मैं माइंड मैप भी शेयर करने वाला हूँ। है तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स, No, sir. No, sir. माइंड मैप, फॉर्मूला शीट, ऐसा कुछ है? Yes. No, मैंने sir. तुम्हारे लिए अरेंज करी है एक फॉर्मूला शीट, पूरा माइंड मैप है उसमें, पूरी 11th-12th के सारे टॉपिक्स हैं, सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, सारे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं बेसिकली शॉर्ट में। पूरा आपका 11th-12th जितना भी सिलेबस है पूरा, वो सारा आपका एक पीडीएफ में या माइंड मैप में, तो वो मैं आज तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। तो तुम्हारे मजे ही मजे हो जाएंगे, है ना। बढ़िया, उसको पढ़ते रहना और उससे रिवाइज करते रहना जब भी टेस्ट आता है, ठीक है। तो वर्क पर एनर्जी भी आप उसमें से रिवाइज कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वर्क से स्टार्ट करते हैं बच्चों। वर्क थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा हुआ है 9th-10th क्लास में भी, और 11th क्लास में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत, आप लोगों को आइडिया तो लिया ही होगा आप लोगों ने कि वर्क क्या होता है। वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन अ बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हमारे फिजिक्स में जो वर्क होता है वो काम नहीं होता, जो हम हिंदी में यूज करते हैं वर्ड, है ना, वो हम सबको पता है कि ये जो रिलेटेड है वो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से। यानी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाएंगे या वो हम पे फोर्स लगाएगा, और जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है उसका अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो देयर इज सेड टू बी सम वर्क इज डन, है ना। उस क्वांटिटी को हम जो डिफाइन करेंगे किससे करेंगे, वर्क से करेंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो होना है वो पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए ऑफ फोर्स के, ऑब्वियसली, है ना, या फिर पैरेलल टू वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स होना चाहिए। अब ये पैरेलल होना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर पैरेलल नहीं होगा तो जो आप फोर्स के इफेक्ट से डिस्प्लेसमेंट ला रहे हो वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। और हमारा होल सोल पर्पस ही ये है, वर्क हमने डिफाइन ही इस तरह से किया है कि भाई जो फोर्स तुम लगा रहे हो ना, जो भी तुम फोर्स लगा रहे हो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, बात समझ में आ रही है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है और जितना तुम फोर्स लगा रहे हो उसी चीज का हमने इंक्लूड करके, मल्टीप्लाई करके, डॉट प्रोडक्ट निकाल के उस चीज को डिफाइन कर दिया, दैट इज वर्क, ठीक है। सो लेट अ कांस्टेंट फोर्स बी एफ applied on the body such that it makes an angle theta with the horizontal and the body displacement through a distance is s। क्या बोलना चाह रहा है ये, हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लिया इस डायरेक्शन में और हमने बोला कि भाई तुम्हारा जो वर्क लग रहा है ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया इससे, और तुम्हारा वर्क जो लग रहा है वो एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेट्स, ठीक है। तो इस केस में आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एफ डॉट एस। तो एफ डॉट एस लेने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, क्या हम सीधे एफ और एस को मल्टीप्लाई कर देंगे? No, No. sir. हम क्या करेंगे, इसका कॉस कॉम्पोनेंट लेंगे, है ना, Cos कॉस कॉम्पोनेंट component. लेंगे एफ कॉस थीटा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एस से। तो ये जो एफ कॉस थीटा होता है बच्चों, ये कोई अलग से थोड़ी आया, ये डॉट प्रोडक्ट से ही तो आया है। अगर हम एफ डॉट एस निकालते हैं वर्क डन, तो ये क्या होता है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा ही तो होता है
Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, डॉट sir. प्रोडक्ट किस लिए निकाला जाता है? डॉट प्रोडक्ट निकालने का पर्पस ये है ताकि आप जो कंपोनेंट फोर्स का ले रहे हो ना, वो उसी डायरेक्शन में लो, पैरेलल लो आप उस चीज से जिसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। बात समझ में आई सबको? Yes, Yes, sir. ठीक है, तो तुमने ऑब्जेक्ट पे किसी भी डायरेक्शन में कितना भी फोर्स लगाया हो, मुझे उससे किसी से भी मतलब नहीं है। जब मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ ना, तो मुझे मतलब केवल उस फोर्स से होगा जो फोर्स या जो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आ रहा है, उससे मुझे मतलब होगा। बात समझ में आई? ये छोटी सी। Yes, sir. Yes, sir. आगे चलते हैं। Yes. Since the body is being displaced in the direction of F cos theta, work done by a force is displacing the body throughout the distance is given by F dot s। ठीक है, F cos theta है जो रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो इसलिए हम F dot s निकालते हैं। तो एक तरह से वाइस वर्सा इज ट्रू भी माना जाता है। अच्छा, F sin theta इसका एक कंपोनेंट आएगा, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि इज F sin theta is responsible for the work done, फॉर द वर्क डन इन दिस केस, ये इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस की बात हो रही है जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो परपेंडिकुलर हो रहा है एफ साइन थीटा के, तो तुम क्या आंसर करोगे भाई? आंसर क्या होगा तुम्हारा? No, sir. No, sir. आंसर होगा No. नो, है ना, जीरो वर्क आएगा इसकी वजह से। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एफ साइन थीटा की डायरेक्शन में आपका क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, तो फिर वो कंपोनेंट तुम्हारा यूज होगा। तुमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा कौन सा कंपोनेंट, कौन सा फोर्स है जो तुमको फॉर्मूले में डालना है। तुमको फॉर्मूला बनाना है खुद से। और कैसे बनाओगे? कि तुमको मतलब केवल एक चीज से, कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लेना है। या तो फोर्स आ रहा है तो फोर्स लेना है, और फोर्स का कंपोनेंट आ रहा है तो कंपोनेंट लेना है। बात समझ में आई सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Thus sir. the work done by a force is equal to the scalar or dot product of the force and displacement of the body। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, वर्क डन क्या होती है? वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ना। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो स्केलर बनेगा ना। अरे समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है ये भी याद रखना है हमको। इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है डाइन सेंटीमीटर, इसको ईआरजी भी लिख देते हैं कई बार। तो डाइन सेंटीमीटर आपको याद रखना है, अगर आ जाता है डाइन सेंटीमीटर तो वो वर्क की यूनिट है ना, कंफ्यूज मत होना कि ये क्या लिख दिया है। ठीक है, ऐसा यूनिट तो तुम सबको पता ही है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कैसे आई भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसकी न्यूटन होती है, इसकी मीटर होती है ना, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, राइट। अच्छा, वर्क को हम जूल भी लिखते हैं, क्या ये बात पता है हमें? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोग मुझे बताओ कि वर्क के अलावा जूल किसकी यूनिट होती है? Energy. 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 इससे हमें पता चलता है कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ी थी या जो हम पढ़ने वाले हैं अभी आगे भी, है ना, वो चीज जस्टिफाई होती है, क्योंकि जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी आ जाएगी। तो जो अगर वर्क को एनर्जी से रिलेट कर पा रहे हो तो यूनिट सेम हो सकती है उन दोनों की, राइट, है ना। तो ये जो यूनिट Yes. सेम होना है, ये भी एक तरह से बताता है कि वर्क और जो एनर्जी है वो इंटरचेंजेबल है, इंटरकन्वर्टेबल है, राइट। हाँ भाई शिवानी, आपको क्या डाउट है, पूछिए। शिवानी जी, आपका क्या सवाल है बच्चा, बताओ। शिवानी आंसर करने को तैयार नहीं, इतने प्यार से तो शिवानी के पापा भी नहीं बात करते होंगे शिवानी से, फिर भी नहीं बता रही है। चलो कोई ना, मे बी नेक्स्ट टाइम। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे थे कि एक जूल को अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे न्यूटन मीटर में तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो 1 जूल इक्वल्स टू होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी कि अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सिंगल यूनिट ले लो, सिंगल यूनिट क्या होगा, 1 यूनिट, 1 न्यूटन हो जाएगा फोर्स का, और उसका हो जाएगा 1 मीटर। मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे तो 1 जूल आपका बन जाएगा। ये चीजें आपको पता है, लेकिन डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस चीज को कैसे करेंगे कि आपका जो न्यूटन होता है वो होता है 10⁵ डाइन, और 1 मीटर होता है 10⁻²सेंटीमीटर, ये तो तुमको पता ही है ना। तो ये जो ऑल ओवर अगर कन्वर्जन की हम बात करें, कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर वर्क हुआ है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 जूल का वर्क किया है। बात समझ में आई? Yes, कहीं भी sir. अगर Yes, sir. से यूनिट्स Yes, में sir. क्वेश्चन आएंगे ना तो कंफ्यूज होकर छोड़ मत आना ऐसे, या फिर जैसे 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 ईआरजी, जैसे बताया ना मैंने, ईआरजी में भी लिखते हैं इसको 10 सेंटीमीटर का। तो अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि भाई 6.6 इंटू 10⁻2 ईआरजी वर्क हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। इसका मतलब सिंपल सा है कि 6.6 इंटू 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7
1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ज होता है ना, तो ये क्या कर देंगे हम, 1 अर्ज के लिए क्या कर देंगे भाई, डिवाइड कर देंगे, और 1 जूल के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये आपको कन्वर्जन यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, यूनिट्स याद रखना है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. ठीक है। No, तो sir. हम स्केलर क्वांटिटीज की बात कर रहे थे, स्केलर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि भाई दो अगर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ए और बी, और अगर वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो अगर ऐसा ऐसा तभी हो सकता है जब ए डॉट बी जीरो हो। अगर हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट्स की, तो आपका ए डॉट बी जीरो होना पड़ेगा। कब? जब आपके ए और बी क्या हो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, है ना। ऑब्वियसली ए बी कॉस थीटा जब आप लोगे तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। कॉस 90 पे जीरो हो जाता है ना ये। Yes. यस सर। Yes, sir. तो ये बात बड़ी काम आती है जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब जैसे दो वेक्टर परपेंडिकुलर दे दी, तुम्हें फोर्स परपेंडिकुलर दे दिया तुम्हें, है ना, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर नहीं दिया, पर डिस्प्लेसमेंट जिस किसी तरह से निकलवा रहा है क्वेश्चन, और जो निकाल रहे हो तुम डिस्प्लेसमेंट को, तो तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि यार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो परपेंडिकुलर आ रहे हैं, फिर तुम्हें याद आएगा कि डॉट प्रोडक्ट इसका जीरो होता है, तो जो वर्क डन है वो भी जीरो हो जाएगा, तो आंसर आप जीरो मार्क करोगे, आगे बढ़ोगे। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जिनको अगर हम समझ जाएं एक बार में तो आगे बहुत हेल्पफुल रहती है। तो जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर ए डॉट ए जीरो है, तो ये कब तभी हो सकता है जब ए वेक्टर जीरो हो। अगर ए डॉट ए जीरो है तो इसमें ए के परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता है। अरे हो सकता है क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है। No, sir. तो इस केस में एक ही केस पॉसिबल है कि भाई ए जो है वेक्टर आपका, उसकी वैल्यू ही जीरो है ना, जीरो वैल्यू है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट जब उसके साथ करोगे तो जीरो डॉट जीरो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यूज हो जाता है कई बार, है ना। ए इंटू बी प्लस सी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना है डायरेक्ट, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम देती है जब हम गलत कर देते हैं। अरे बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो यार, कितने सारे बच्चे हो तुम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन कर दो यार इस बात पे फिर। वर्क डन का फॉर्मूला तो पता चल ही गया है तुमको। मॉड्यूलस बता दो मुझे इसका, या तो कितना आंसर आएगा भाई वर्क डन। अरे इतने सारे होनहार बच्चे बैठे हैं क्लास में, किसी का आंसर नहीं आया है क्या? एक सर्कुलर ट्रैक है रेडियस आर का, वर्टिकल प्लेन में, तो आपका ए बी जो है वर्टिकल डायमीटर है, ठीक है, ए से बी जा रहा है बेसिकली, वो सी से होते हुए बी तक जा रहा है ना। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, अगर एम मास का कोई पार्टिकल है जिसको आप ए से लेकर बी तक जा रहे हो, है ना, ए सी बी पाथ से, तो आपका जी अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो पता ही है तुम्हें, तो कितना वर्क डन हो जाएगा बता दो। 2 plus 5. बेटा आपकी आवाज ही नहीं आ रही है मुझे तो। 20 mR, 20 mR, ठीक है, 20 mR आपका आ रहा है। 2 RMG चेतना, ओके वेरी गुड चेतना। तो देखो भाई सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हो तुम, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका, 2R हुआ है क्या? अरे देखो ना यार, ये सेंटर है, ये Yes, sir. डिस्टेंस है, ये भी R है, तो तुम ए पॉइंट से अगर तुम बी पॉइंट तक जा रहे हो तो डिस्टेंस तो ट्रैवल करा है तुमने टोटल। अच्छा, सर पर जाना तो ए सी बी था ना, ए से सी बेटा फिर बी। डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। अच्छा, यस सर। क्या हम भूल गए हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है? तो सर वो सर। Sir. याद है। दोनों चीजें अलग हैं, है ना। यस। जैसे आपको आपको बात समझ में आई, अलग है दोनों चीजें। यस सर। यस सर।
हाँ, जैसे घर पे आपको टिन्नी बुलाया जाता है, बाहर आपको तमन बुलाया जाता है, दोनों चीजें अलग है। सेम। सेम ही, दोनों चीजें बता सेम ही रहे, लेकिन लेकिन दोनों चीजें अलग है ना। तुमको बाहर को टिन्नी बुलाएगा, तुम गुस्सा कर जाओगे। सर ऐसे कोई नहीं बुलाता। मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या नाम है। तो आप लोगों को ये समझना है कि डिस्प्लेसमेंट लेना है, डिस्टेंस नहीं लेना है। और डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 2r, करेक्ट। यस सर। तो यस डिस्प्लेसमेंट 2r आ गया। और फोर्स कितना लग रहा है भाई? एक पार्टिकल है m मास का, m मास के पार्टिकल पे नीचे की तरफ mg लगेगा। यस यस सर। सर। इसके अगेंस्ट में ही तुम्हें, इस फोर्स के अगेंस्ट में ही तो तुम्हें लेके जाना पड़ेगा ऊपर, तो सेम फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो F आ गया तुम्हारा mg। तो आपका टोटल कितना आ गया वर्क डन भाई? mg इंटू 2r। 2r। 2mgr आपका आंसर आ गया। बताइए इसमें अब डाउट क्या है? सर इसमें एंगल भी लेना था। एंगल लेने की जरूरत ही नहीं ना बेटा, ए से बी गए हो आप। जिस डायरेक्शन में यस आपका फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो आपका cos 0 तो 1 ही होता है। यस सर। समझ रहे हो? अगर आपका फोर्स लगा है इधर इस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट, और आपका अगर डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ है, वेस्ट टू ईस्ट, तो आपका एफ डॉट एस कितना हो जाएगा भाई? बताइए। एफ एस हो जाएगा। वन। एफ डॉट एस 1 हो जाएगा। नो सर, cos 91। cos 90 नहीं, cos 0। cos 90। cos 0 1 हो जाएगा, है ना। और एफ डॉट एस कितना हो जाएगा? डायरेक्ट एफ एस हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू भी होती है ना फोर्स की, मैक्सिमम यस वैल्यू भी सर। बोलते हैं इसको। मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम वर्क, सॉरी नॉट फोर्स, मैक्सिमम वर्क भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना सबको? या किसी को डाउट है पूछिए, अगर डाउट है तो। नो सर। ठीक है, हाँ भाई आगे चलते हैं। तो 3 तरह के वर्क होते हैं, सिंस हम अब मैक्सिमम वर्क की बात ही कर रहे थे, तो हम ऑब्वियसली ये चीजें भी फिर से पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क 3 तरह के होते हैं, पता होगा आप लोगों को, है ना। Yes. पॉजिटिव वर्क क्या होता है भाई? इट मींस दैट, यस सर। बच्चा यस सर बोल रहे हो, अच्छा। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है कि फोर्स आपका पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट के, है ना। अगर आपका फोर्स पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट के, तो थीटा इज एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और वो एक्यूट एंगल होता है ना। अगर फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा क्या एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? तो थीटा अगर एक्यूट एंगल बना रहा है आपका, तो जो आपका कॉस थीटा आएगा, है ना, पॉजिटिव रहेगा, वो नेगेटिव नहीं रहेगा। समझ में आई बात? तो द पॉजिटिव वर्क सिग्निफाइज दैट द एक्सटर्नल फोर्स फेवर्स द मोशन ऑफ द बॉडी, यानी कि आपने ब्लॉक पे फोर्स लगाया और उसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो गया, है ना। यस तो पॉजिटिव वर्क जिधर आपने फोर्स लगाया उधर ही आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। तो आपके फोर्स ने क्या किया? उसको सपोर्ट किया है, फेवर किया है आपके मोशन को, राइट। और ऑल्सो थीटा बिट, अच्छा इस केस में तो चलो cos 0 1 हो जाएगा, पर अगर आपका थीटा भी एक्यूट एंगल बना रहा है, थीटा एक्यूट एंगल बना रहा है, तो कॉस क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस पॉजिटिव रहेगा क्या? यस Yes. यस सर। हाँ, इस केस में क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो वर्क डन है वो पॉजिटिव रहेगा। अरे यार फॉर्मूले से देखो ना, वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस। तो एफ एस कॉस थीटा में अगर तुम्हारा कॉस थीटा नेगेटिव हो जाए, तो तुम्हारा वर्क डन भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। Negative. तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि हमने एक्यूट एंगल लिया है। सो इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देन द वर्क डन इज मैक्सिमम, थीटा इक्वल्स टू 0। तो पॉजिटिव ही नहीं कि यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। इनफैक्ट अगर आपका थीटा 0 हो गया, जैसे ये केस था हमारा ये वाला, इस केस में हम क्या कर रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा था उधर ही फोर्स ले रहे थे, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा, दैट इज एफ इक्वल डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं यार कुछ। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया है कि एक पर्सन है जो वेट लिफ्टिंग कर रहा है, ओलंपिक्स वगैरह में देखा होगा वेट लिफ्ट करते हैं लोग, है ना, तो वर्क करते हैं ना वो, अरे Yes. वर्क करते हैं। यस सर। वेट लिफ्टर वर्क जो कर रहा है, अच्छा वर्क दो होगा, एक तो ग्रेविटी वर्क करेगी, है ना। यस यस Gravity, सर। एक वेट लिफ्टर करेगा जो वेट लिफ्ट कर रहा है। Yes. बात समझ में आ रही है? दोनों वर्क कर रहे हैं, ये बात में डाउट है किसी को जो मैंने बोला अभी? नो सर। No, sir. है ना, एक तो वेट लिफ्टर वर्क कर रहा है क्योंकि वो फोर्स भी लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ना। और एक ग्रेविटी भी वर्क कर रही है क्योंकि ग्रेविटी भी फोर्स लगाती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ये चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, राइट। यस सर।
जो हम वर्क कर रहे हैं, हम यानी वेट लिफ्टर जो वर्क कर रहा है ना, वो होता है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पर्सन जो उसको लिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर लगा रहा है बच्चों? ऊपर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। ऊपर और की तरफ। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है उसका? ऊपर 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 की तरफ। बारबेल का, ये जो बारबेल है इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है ना, ऊपर जा रही है ये बारबेल, और आप यस ऊपर भी Yes, पुश sir. कर लेते हैं, तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव वर्क। है ना। अच्छा, एक और केस लेते हैं स्प्रिंग का। जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? यानी कि फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुई स्प्रिंग की, तो क्या होगा वर्क डन? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। है ना। चलो समझ में आ गई बात, मतलब तुम लोगों को। तो अगर मैं फोर्स अंदर लगा रहा होता स्प्रिंग में और डिस्प्लेसमेंट मेरा बाहर हो रहा होता, तो भी पॉजिटिव होता क्या? नो Negative. सर, नो सर, नेगेटिव होता। तो ये केस आगे देखेंगे। नेगेटिव वर्क डन में क्या होता है? नेगेटिव वर्क डन मींस दैट फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स आपने लगाया किधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल। अच्छा, इसमें थीटा भी जो होता है आपका, वो हो जाता है आपका क्या? ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। एक्यूट एंगल नहीं होता, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अब देखो समझने वाली बात है, तुमको ये तुमने ब्लॉक लिया, तुम इसको ले जाना चाह रहे हो इधर, तुमने इस पे किधर फोर्स लगाया? इधर की डायरेक्शन, लेकिन ये उधर चला गया। बहुत ही ज्यादा बदमाश था ये ब्लॉक, है ना। लगाया किधर फोर्स और जा किधर रहा है? बताओ, ऐसे होता है क्या? तो अगर ऐसे हो रहा है तो तुम्हारा वर्क पॉजिटिव माना जाएगा क्या? नेगेटिव सर नेगेटिव वर्क। नेगेटिव होगा। तुम इसके कंपोनेंट वगैरह निकालोगे, इसके कंपोनेंट इसके पैरेलल तो नहीं आने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट के। अरे आएंगे क्या पैरेलल नो डिस्प्लेसमेंट? सर नहीं ना। नो सर। तुम्हारा जो कॉस थीटा होगा उसका वैल्यू ही तुम्हें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो उस केस में तुम्हारा वर्क डन भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सो द नेगेटिव वर्क सिग्निफाइज, व्हाट डज इट सिग्निफाई? दैट द एक्सटर्नल फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, यानी कि जो तुम फोर्स लगा रहे हो ना, वो तुम अपोज कर रहे हो मोशन को। मोशन अलग डायरेक्शन में होना चाह रहा है और तुम फोर्स अलग डायरेक्शन में लगा रहे हो, ये मतलब होता है नेगेटिव वर्क डन का। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, फॉर्मूले वाइज भी और सिग्निफिकेशन वाइज भी, है ना। सिग्निफाई क्या कर रहा है उस तरीके से। एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका? वही सेम। एक पर्सन ने क्या की? लिफ्ट करी, बारबेल ऊपर लिफ्ट करी, है ना, या फिर लिफ्ट अ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड। फ्रॉम द ग्राउंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव नाउ। व्हाई? बिकॉज जो ग्रेविटी का फोर्स है, ये फोर्स किसका है? ग्रेविटी ग्रेविटी, ग्रेविटी। है ना। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है तुम्हारी? ऊपर हो रही है। ऊपर के साइड देखो हो गया ना उल्टा सुल्टा, फिर से नीचे Yes. यस सर डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो जा रही है। अच्छा, ये तुम नहीं हो, ये कौन है? ग्रेविटी। ग्रेविटी ग्रेविटी। डंबल तो अभी भी ऊपर ही उठ रहा है, बारबेल तो अभी भी ऊपर उठ रहा है, फिर नेगेटिव कैसे हो गया? तो भाई तुम्हारी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है ग्रेविटी की। ग्रेविटी की केस में नेगेटिव होगा। व्हेन अ बॉडी इज मेड टू स्लाइड ओवर अ रफ सरफेस द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव, यानी कि जब आप बॉडी को स्लाइड करते हो तो जो तुम्हारा फ्रिक्शन भी है वो तो पीछे की तरफ खींचने चाह रहा है ना। इसको फोर्स किधर लगाता है? फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाता है। ऑपोजिट साइड कहाँ जा रही है? आगे जा रही है। इस केस में भी क्या हो जाएगा भाई? वर्क डन नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव वर्क। ठीक है। तो ये ग्रेविटी और जो पर्सन होता है ना, इसमें बड़ा ध्यान रखा कर। बहुत गलतियां होती है क्वेश्चन में, हम क्या पढ़ते नहीं है कि वर्क डन पूछा किसका जा रहा है। वर्क के क्वेश्चन में दिक्कत क्या होती है? क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होते, लेकिन तुम लोग है ना ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ते। तो होगा क्या कि जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रेविटी का वजह से बता दो, तो भाई पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। और तुम सोचोगे कि भाई जो इंसान लिफ्ट कर रहा है, जो इंसान फोर्स लगा रहा है, या कोई ह्यूमन, कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, वो उसका वर्क डन पूछा जा रहा है तुमसे, तो तुम उसका तो कुछ और मार्क करके आ जाओगे, ग्रेविटी का कुछ और हो रहा होगा, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अच्छा, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कंप्लीटली अपोजिट हो जाए। अभी तो हम क्या लगा रहे थे? एंगल पे लगा रहे थे। अब जैसे ये फ्रिक्शन का केस है, इसमें क्या हो रहा है? एक ब्लॉक है, ये जाना चाह रहा है इधर, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, और तुम फोर्स लगा रहे हो कंप्लीटली इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे, डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो। तो इसको क्या बोलेंगे हम? वर्क डन क्या होगा इस केस में? नेगेटिव मिनिमम होगा। नेगेटिव तो होगा ही सही, मिनिमम होगा, कम से कम, है ना। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस एफ एस, माइनस एफ एस है ना। क्योंकि मैक्सिमम हो रहा था उस केस में, कॉस थीटा कितना आ रहा था? 0 डिग्री 1 आ रहा था, कॉस थीटा 1 आ रहा था, बना था। है ना। और मिनिमम के केस में क्या आ रहा है भाई? कॉस थीटा 180 डिग्री -180। -1,
थीटा नहीं पूछ रहा हूँ, कॉस थीटा पूछ रहा हूँ। थीटा है इसमें, थीटा 0 है ना, और इसमें थीटा कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री। पूरा तो सुनो यार, क्वेश्चन तो सुनो। थीटा नहीं पूछ रहा हूँ, कॉस थीटा पूछ रहा हूँ। तो वो तो मुझे पता है तुम्हें आ गया है, समझ में आ गया है ना। ये तो इजी है बहुत ज्यादा, है ना। Yes, sir. तो ये चीजें इजी है, यस लेकिन सर। करेंगे ना क्वेश्चन में, तब तुम्हारी फिर हालत खराब हो जाएगी, है ना। तो वो हालत खराब होने से बचाने का तरीका क्या है कि अभी जो पढ़ रहे हैं उसको डेप्थ में समझो कि क्वेश्चन जो चीजें बताई जा रही है उसका लॉजिक क्या है, ठीक है। जब हमें समझ में आ जाएंगी चीजें अच्छे से, बेसिक में इसलिए बता रहा हूँ पहले, क्योंकि जब क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं, तो फिर ये चीजें आप ये लैग मत करना, ये चीजें मत बोलना कि सर ये तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, है ना। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो 3 केसेस होते हैं जब हमारा वर्क डन 0 होता है। अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर चुके हैं, अब हम 0 वर्क की बात करते हैं। तो ऐसे 3 केसेस होंगे बच्चों जहां पे आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा वर्क, सॉरी 0 हो जाएगा वर्क डन। एक तो हमारा क्या हो जाए, फोर्स परपेंडिकुलर हो जाए किसके, डिस्प्लेसमेंट के, है ना। फोर्स Displacement. लगा रहे हो तुम किधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 90 डिग्री पे उसके। तो इस केस में हमारा वर्क डन कितना हो जाता है बच्चों, 0। Zero. रीजन सिंपल सा है, cos 90 0 हो रहा है, सिंपल सी बात है ना। वर्क डन तो 0 ही होगा। और इसको अगर समझो भी तुम, तो तुम ये मोशन को अफेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर तुम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना चाहो, तुम मोशन को अफेक्ट नहीं कर रहे हो। कोई सोचो ब्लॉक इधर जा रहा है, ब्लॉक राइट साइड में जा रहा है ना, और तुम उसको उसके ऊपर उसको ऊपर की तरफ पुल कर रहे हो, तो क्या उसके राइट साइड में जाने वाले जो मोशन है उससे तुम्हारा कोई लेना देना है क्या? कुछ अफेक्ट कर पा No, रहे हो? sir. नहीं कर Yes. पा रहे हो। नो सर। ना तो तुम उसको तेज कर पा रहे हो, ना तुम उसको स्लो कर पा रहे हो, तुम तो उसका डायरेक्शन ही चेंज कर रहे हो ना। अगर आप ब्लॉक को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो अगर आप इनफ फोर्स लगा दोगे तो लिफ्ट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, है ना, जमीन से ऊपर उठ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। नीचे की तरफ तुम फोर्स लगा रहे हो, कोई राइट साइड में जा रहा है पर तुम उसमें नीचे फोर्स लगा रहे हो। अब तुम्हारा नीचे जो फोर्स तुम लगा रहे हो उसका वर्क डन जो आएगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो राइट साइड में हो रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। Yes, sir. अच्छा, फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम इसमें। ये मत बोलना कि सर फ्रिक्शन की वजह से वो फोर्स चेंज, वर्क डन चेंज हो जाएगा या फोर्स चेंज हो जाएगा। फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी ऑब्वियसली, है ना। अभी हम केवल इसी बारे में बात करें कि बस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट में, फोर्स लगा रहे हो तुम 90 डिग्री, ठीक है। चलो भाई ये चीज समझ में आ गई है। तो एक तो तुम्हारा एंगल 90 डिग्री हो जाए, ये हो गया एग्जाम्पल। और क्या हो सकता है, चलो पहले इस पे बात कर लेते हैं। व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। तो ये तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कई सारे इस पे, कि जब सर्कल में कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके ऊपर क्या लग रहा होता है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है क्या, Yes, यस sir. सर। है ना। यस सर। एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, पता है ना ये सब बातें तुम्हें। Yes, sir. यस सर। जो Yes, sir. सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चों, वो उसके मोशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है नहीं कर रहा है, या वर्क डन कितना आ रहा है उसकी वजह से, वो क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो डायरेक्शन है मोशन का वो तो तुम्हारा टेंजेंशियल है। कोई भी सर्कल पे जो तुम टेंजेंट बनाओगे उस डायरेक्शन में होगा ना डिस्प्लेसमेंट तो। अरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट पे ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इस पॉइंट पे ये इस डायरेक्शन में जाएगा अगर ये इधर मूव कर रहा है तो। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो अभी भी सेंटर की तरफ ही लगेगा। हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स? Center. Work done की तरफ. तो तुम्हारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ रहे हैं भाई, परपेंडिकुलर। तो तुम्हारा Perpendicular. वर्क डन कितना हो जाएगा, Zero. 0. जीरो। तो बात समझ में आई सबको ये वाली भी? Yes, sir. यस Yes, याद sir. रखिए, आगे भी याद रखें, बड़ा काम की चीज है। चलो भाई क्वेश्चन कर दो, छोटा सा, बहुत ही नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा। एक डायग्राम दे रखा है उसमें फोर्स, एंगल और डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बता रखा है तुमको। बताओ कितना वर्क डन आएगा।
अरे इजी है तो, सर हो गया। हो गया ना? हो गया सर। इजी है क्योंकि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आप लोगों को, बल्कि जल्दी जल्दी होना चाहिए तुमसे ये, बहुत ही। आप में से कम आधे बच्चों के आंसर आने चाहिए, पता है आपको? आप सर लोग चैट में है। कुछ बच्चों को आंसर दे देते हैं, बाकी बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है आंसर देने में, तो ये अच्छी बात नहीं लगी मुझे बिल्कुल, है ना? आप सब लोग आंसर करो, तुम लोग इतनी टाइम अपना इन्वेस्ट करके क्लास आ रहे हो तो उसको यूटिलाइज तो करो। अब ऐसे इजी क्वेश्चंस को तो आंसर सभी देना चाहिए, कुछ इजी क्वेश्चन नहीं होते हैं उन पे मैं मानता हूँ कि भाई आप लोगों को टाइम लगता है या फिर दिक्कत आती है। क्या आंसर है भाई? 20 22.5 क्या बच्चों, हमने हमने देखा कि फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। नहीं हो रही स्क्रीन शो नहीं हो रही? क्या बात कर दी? सर हैश को। सर हो रही है सर। हो रही है सर। बेटा एक बार क्लास रीज्वाइन करने का ट्राई करोगे? एक बार क्लास रीज्वाइन कर लो बच्चा, हो सकता है आपको कुछ वो हो रहा हो, इशू हो रहा हो टेक्निकल। ठीक है, हाँ भाई क्या करेंगे इसमें, फोर्स का क्या लेंगे? हॉरिजॉन्टल हाँ, कितना कंपोनेंट आएगा? एफ कॉस थीटा। ओ एफ एस कॉस एफ एस कॉस थीटा। थीटा। एफ cos कॉस थीटा 60 सर। तो डिग्री। क्या लिखूं एक्सप्रेशन, बताओ, तुम ही बताओ क्या लिखूं एक्सप्रेशन? 15 15 into 3 into 1 point. एफ कॉस थीटा 15 इंटू 3 into 0.5। इंटू 3 into half. 1/2। cos 60। यस सर। अरे इसका कंपोनेंट आ जाएगा ना एफ कॉस थीटा, एफ कॉस 60। Yes sir. यस यस सर। सर। कितना हो जाएगा भाई ये? 45/2 या फिर 22.5? 45/2। 52.5। सही लिखा है क्या मैंने? Yes sir. यस सर। यस सर। हाँ सही बात है ना? बिना आंख बंद करके सही बोल दिया करो, हर सर चीज को सही न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। सर जूल। गलत लिखी सॉरी थी सर। मैंने यूनिट, जूल आएगा यहाँ पे, है ना? यस सर। सर वो भी तो आ सकता है ना। कौन? न्यूटन मीटर? न्यूटन मीटर। यस सर। मैंने कब मना किया यार, लिख दो ये लो। न्यूटन मीटर से तुम्हें ज्यादा लगाव है तो तुम न्यूटन मीटर। इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, एक और केस है जब जीरो वर्क डन हो जाता है, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तुम दीवार को धक्का मार रहे हो, है ना? या फिर बिना पढ़ाई करे टॉप करने की उम्मीद करना, वो भी क्या हो गया? वर्क डन जीरो ही हो गया, है ना? जीरो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तुम लगा नहीं रहे हो, है ना? या फिर डिस्प्लेसमेंट तुमने किया नहीं है, अपनी पढ़ाई अपने सिलेबस को तुमने डिस्प्लेस किया नहीं है और तुम वर्क एक्सपेक्ट कर रहे हो मैक्सिमम आ जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो when a person tries to displace a wall by applying a force and it does not move, obviously it will not move, खली भी हो गया आप तो भी मुश्किल ही मूव करेगी वो, ठीक है? तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? उस केस में जीरो हो जाएगा। तो ये केस हो जाता है डिस्प्ले जीरो वर्क डन का एज वेल। अच्छा, तीसरा एक और केस होगा जब फोर्स जीरो, यानी कि फोर्स ही नहीं लगाया तुम, है ना? तुम खड़े हो, बस हाथ तुमने लगा दिए दीवार पे, फोर्स लगा नहीं रहे हो और बोल रहे हो डिस्प्लेस नहीं हो रही है। खैर वो तो वैसे भी नहीं होगी, पर फोर्स नहीं लगाओगे तो वैसे भी नहीं होगी। इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, देन वर्क डन ऑन द बॉडी इज जीरो। तो अगर इसको समझना है और अच्छे एग्जांपल से, तो हम इसको कैसे समझेंगे कि भाई फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी कि कोई फ्रिक्शन ही नहीं था सरफेस पे और तुमने फिर उस पे इसको मूव कराया, तो इसको आपको फोर्स की जरूरत नहीं है, इसमें वर्क डन है जो बॉडी का वो जीरो आने वाला, ठीक है? फ्रिक्शन ही नहीं है ना सरफेस पे, अगर एक बार आपने उसको पुश करके छोड़ दिया तो क्या आपको फोर्स लगाना पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं। जो मूविंग नो सर। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। अरे यार उसको कोई एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट करने वाला है क्या? कोई नहीं है, फ्रिक्शन तो नो उसको रोक सर। नहीं रहा है ना? तो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो वो मूव करती जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उसमें फोर्स तो लग नहीं रहा है ना? और वर्क डन कितना आ रहा है उसमें? जीरो आ रहा है ना? फोर्स लग नहीं रहा है क्योंकि, तो वर्क नहीं हुआ है, वर्क तो नहीं हुआ है। चलिए भाई आगे चलते हैं, तो यहाँ तक सब क्लियर है जो भी पढ़ा है अभी तक? Yes यस sir. सर। यस सर। ओके, तो अब बात करते हैं कि अगर वेरिएबल फोर्स है ना, फोर्स अब वेरिएबल हो गया, चेंज हो गया फोर्स, ठीक है? तो क्या करोगे? तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने क्या किया भाई, आपने फोर्स लगाया किसी ब्लॉक पे, ठीक है? तो उसकी इनिशियल डिस्टेंस थी एक्स आई, अब वो आपने एक्स फाइनल तक ले गए, आप उसको यहाँ से फोर्स लगाना चालू किया और यहाँ से आप मूव करते 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 यहाँ तक ले गए,
बीच में हम बात कर रहे हैं कि जब x डिस्टेंस पे वो ब्लॉक था, जब x डिस्टेंस पे वो ब्लॉक गया था, x आई से x डिस्टेंस पे जब वो ब्लॉक गया था, तो आपने देखा कि आपने जब डेल्टा x उसको डिस्प्लेस किया फोर्स, ठीक है, तो आपको फोर्स कैसे चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ में, ये आप देखना चाह रहे हो। तो आपको एक ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे जो आपको बता रहा है कि कैसे चेंज हो रहा है आपका, है ना। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ रहा है, आपका फोर्स भी चेंज हो रहा है। देखो पहले ये ऊपर गया, है ना, उसके बाद ये थोड़े थोड़े टाइम तक थोड़ा सा इसने पीक डाउन किया और फिर नीचे आ गया, और ज्यादा नीचे नहीं आया, बिल्कुल स्टीप नहीं आया, कुछ डायरेक्शन लेके आया, ठीक है। तो इसको हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इसको वर्क कैसे निकालेंगे इसमें, तो वेरिएबल फोर्स जब भी होगा तो हम कैसे लिखेंगे उसको भाई, हमें एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी छोटी सी बच्चों, डेल्टा एक्स लेंथ की, ठीक है। तुम क्या बोलोगे कि भाई जब आपने फोर्स लगाया, है ना, एक्स डिस्टेंस पे आपने फोर्स लगाया, तो आपका डेल्टा एक्स क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। बात समझ में आई सबको, क्या बोला मैंने, एक्स डिस्टेंस पे जब आपने फोर्स लगाया तो आपका डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो तुमने उसको कैलकुलेट कर लिया, तो तुमने एक स्ट्रिप बना दी। वो स्ट्रिप तुम्हारी दिखा क्या रही है वो समझो, वो स्ट्रिप तुम्हारी ये दिखा रही है कि डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट जो है, उस डिस्प्लेसमेंट को कराने के लिए कितना फोर्स लगा है। बात समझ में आई सबको, यस सर। ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट को कराने के लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट को कराने के लिए ये पार्ट कितना फोर्स तुम्हारा लगा है, ये चीज बता रही है ये ग्रे कलर की स्ट्रिप, ठीक है। तो तुमको बेसिकली क्या चाहिए कि अगर तुम ऐसी स्ट्रिप बना दो एक्स आई से एक्स एफ तक, यानी कि यहां से स्टार्ट करो स्ट्रिप्स बनाना और तुम बना दो एक्स एफ तक, तो तुमको क्या मिल जाएगा कि भाई पूरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स आई से एक्स एफ तक, उसको कराने में कितना फोर्स लगा है। तो तुम हर स्ट्रिप को ऐड करते जाओगे जब, तो तुमको मिल जाएगा वर्क डन टोटल। अरे समझ में आई बात, एक स्ट्रिप पे कितना वर्क हुआ है वो कैसे निकालेंगे कि एक्स डिस्टेंस पे जितना फोर्स लगाया मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट को, जितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। तो अगर यही चीज तुम ऐड कर दोगे पूरे ग्राफ के लिए, है ना, तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा भाई, टोटल, बोलो टोटल क्या मिल जाएगा। वर्क डन। डन। हाँ, तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप ऐड कर दो डायरेक्ट, या फिर आप इंटीग्रेट कर दो एक्स आई से एक्स एफ, क्योंकि इंटीग्रेशन भी क्या होता है, एडिशन ही तो होता है। तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि आपने एफ एक्स फोर्स लगाया जो कि वेरिएबल है, यानी कि हर डिस्टेंस के साथ में आपका फोर्स चेंज हो रहा है। एफ एक्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि विद डिस्टेंस या विद डिस्प्लेसमेंट आपका फोर्स क्या हो रहा है, चेंज। चेंज, है ना। ये बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो तुम सेम स्पीड पे जनरली नहीं चलाते हो ना, तो तुम फोर्स चेंज करते रहते हो, अपना एक्सेलरेट करते रहते हो ना, तो इंजन जो है वो फोर्स चेंज करता होगा अपना, तुमको तेज चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए या धीरे करने के लिए। आसान में आ रही है सबको, है ना। Yes. फोर्स पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आएगा। तुमने चला ली 100 पे बाइक, 100 पे बाइक चला रहे हो, तो जब 100 पे बाइक चलाओगे तो तुम एकदम से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तुमने कवर कर लिया, फिर तुमने बिल्कुल ब्रेक लगा दी, तुम्हारे अंदर गाड़ी के सामने गाय वगैरह आ गई, कोई जानवर आ गया, तो तुमने ब्रेक लगाए, तुम्हारी स्पीड कम हो गई, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो तुमने कवर किया है वो भी कम हो गया। तो तुम्हारा जैसे जैसे फोर्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, राइट। यस सर। तो डिस्टेंस के साथ में या डिस्प्लेसमेंट के साथ में जब आपका फोर्स चेंज होता है तो उसको वेरिएबल फोर्स बोलते हैं। और जब ऐसा फोर्स आप होता है क्वेश्चन में जब ऐसे फोर्स आएंगे तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि आपको इंटीग्रेट करना होगा। क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा फोर्स को, है ना, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। और कहां से कहां तक करोगे भाई, जिस पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है उससे लेकर फाइनल पॉइंट तक, है ना, एक्स आई से एक्स एफ तक, ठीक है। तो इसको निकालने का एक और सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, अगर ग्राफ आपको दिया हुआ है या ग्राफ आप प्लॉट कर पा रहे हो तो ये सबसे बढ़िया शानदार तरीका है कि इसको बोलते हैं हम एरिया अंडर द कर्व। अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लो, जो भी आपका ग्राफ बन रहा है, आपका जो ग्राफ है एफ एक्स वर्सेज एक्स का, इसके अंदर का अगर आप एरिया निकाल लो तो आपका क्या आ जाएगा एरिया से, टोटल वर्क। वर्क। ये बात हमने बचपन में भी पढ़ी थी, तो हमको ये बात याद रखनी है। और अगर इस बात को आप याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर ग्राफ दिया हुआ है। चलिए भाई, बिफोर वी स्टार्ट सम क्वेश्चन, स्प्रिंग फोर्स भी लास्ट समझ लेते हैं। स्प्रिंग फोर्स तुमने पढ़ा है, स्प्रिंग फोर्स, यस। है ना। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है बच्चों कि ये अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, यानी कि जो स्प्रिंग होती है हमारी, उसको आप जिधर भी डिस्प्लेस करोगे उसके अपोजिट साइड इसका क्या होता है, जनरली फोर्स लगता है, ठीक है, स्प्रिंग का। जैसे तुमने बाहर की तरफ खींची,
तुमने क्या करी, तुमने जो फोर्स लगाया वो समझो, ये जो तुम डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ ला रहे हो ना, ये तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स है। क्या ये स्प्रिंग खुद से जा रही है क्या बाहर? नो सर। नो, आप खुद तो नहीं जा रही है ना, आप उसको पकड़ के खींच रहे हो। स्प्रिंग तो अपने जीवन में खुश थी, स्प्रिंग को कोई दिक्कत ही नहीं थी अपने जीवन में, जितनी भी लेंथ थी उसकी उसमें खुश थी वो। तुम गए, तुमको शरारत सूझी, तुमने उसको पकड़ के खींच लिया, है ना, बाहर की तरफ खींच लिया। तो बाहर की तरफ खींचोगे तो स्प्रिंग को आ जाएगा गुस्सा, स्प्रिंग बोलेगी कि जहां मैं थी ना पहले, वहां पे वापस जा रही हूँ अब, है ना, बहुत हो गया तुम्हारी शरारत। तो तुमने बाहर फोर्स लगाया, स्प्रिंग ने लगा दिया अंदर की तरफ फोर्स, उसकी ओरिजिनल जो पोजीशन थी उस डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट तो स्प्रिंग का अभी भी बाहर की तरफ हो रहा है, तुम लगा रहे हो फोर्स तो, है ना, और स्प्रिंग तुम्हारी जो फोर्स लगाना चाह रही है वो किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एफ एस जो होता है स्प्रिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव एक्स के। नेगेटिव एक्स क्यों बोला है, समझ में आई बात सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बताती है बेसिकली ये, है ना, यानी कि जैसे जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा उतना ही आपका स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, हुक्स लॉ से हमें पता चलता है कि एफ एस इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है, तो जिसमें के होगा आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए, इक्वल्स टू लाने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो के हमने लगाया। तो के जो आपका होता है भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के, यानी कि तुम्हारी स्प्रिंग है कितनी स्टिफ। होता होगा ना, तुमने कभी स्प्रिंग्स देखी है बहुत अलग अलग तरह की, या एक ही तरह की देखी है? अलग अलग तरह की स्प्रिंग देखी है, एक होती है बिल्कुल इजीली स्ट्रेच हो जाती है, एक बहुत टाइट होती है, छोटी छोटी स्प्रिंग देखी होगी आपने, जो कि ये रिमोट वगैरह में होती है, रिमोट वगैरह में होती है, छोटे छोटे, है ना, रिमोट कंट्रोल और मशीन्स में होती है, तो वो बहुत टाइट होती है, तो उनको आप स्ट्रेच करोगे ना इतनी आसानी से नहीं होती, है ना, और कुछ स्प्रिंग तो बहुत ही इजीली स्ट्रेच हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका के अलग अलग है। क्या अलग है उनका? के अलग है K. ना, स्प्रिंग कांस्टेंट उनका अलग है। ठीक है, चलिए भाई, समझ गए हो आप लोग, बढ़िया समझदार आदमी हो सब लोग। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग अगर हम निकालना चाहें, अभी तो हमने समझा फोर्स के बारे में, तो अगर आप वर्क निकालना चाहें इसी स्प्रिंग का तो कैसे निकालेंगे? एक्सटर्नल फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट इसका तुमने बाहर की तरफ किया, एक्सएम जिसको हम बोल रहे हैं, राइट, और तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये बात हम पढ़ ही चुके हैं। एक्स इक्वल्स टू 0 उसका इनिशियल पोजीशन था, जहां पे रेस्टिंग पोजीशन बोलते हैं इसको, जहां पे वो रेस्ट कर रही थी। तुम आए, तुमने शरारत करी, स्प्रिंग ने अपोजिट फोर्स लगाया, वर्क डन बाय द स्प्रिंग कैलकुलेट करना में करना है, कितना वर्क किया हमने, स्प्रिंग का निकाल रहे हैं ये। हमेशा क्वेश्चन में ये देख लो कि वर्क किसका पूछा जा रहा है, स्प्रिंग का पूछ रहा है, एक्सटर्नल सोर्स का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? बात समझ में आई? तो ये ग्रेविटी, पर्सन, स्प्रिंग, एक्सटर्नल फोर्स, इसमें ही फंसने वाले हो तुम। अगर तुमने ये नहीं पढ़ा ना कि किसका वर्क निकाला जा रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे वर्क, कैसे आएगा भाई? वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस डी एक्स, वही पुराना वाला फॉर्मूला, जीरो से लेकर एक्सएम तक इंटीग्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ है डिस्प्लेसमेंट, एक्सएम तक गया है ना। एफ एस की जगह क्या रखेंगे बच्चों? माइनस के एक्स। क्या रखेंगे? Minus KX. है ना, यहाँ Minus K. इसको इंटीग्रेट करना तो आता ही है तुमको। एक्स का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है यस सर। एक्स का, है ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, जीरो से एक्सएम की वैल्यू रख दी, माइनस के एक्स स्क्वायर, या फिर इसको हाफ के एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ। तो ये वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है। अगेन अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स का, तो ये ऐसा कुछ बनता है, ऐसा। अरे बात समझ में आ रही है? एफ इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, है ना। वाई इक्वल्स टू एक्स ग्राफ ऐसे बनता है ना, वाई इक्वल्स टू एक्स का, तो ये वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ बने है। क्या मैं बोल रहा हूँ जो समझ में आ रही है बात? यस सर। एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स का ग्राफ ऐसे कुछ दिखेगा आप, है ना। अच्छा, आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे किया है, तो जीरो से लेकर आपका एक्सएम तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, राइट। और एफ एस जो है वो तुम्हारा नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, देखो माइनस के एक्स है ना, तो तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्स पे आना चाहिए, तो यहाँ तक आया है ये माइनस के एक्स, यहाँ तक आपका फोर्स लगा है इस पॉइंट तक। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। तो आपका एरिया अंडर द कर्व, ये वाला जो आप एरिया निकालोगे वो आपका क्या दे देगा भाई? वर्क डन Work done. बाय स्प्रिंग। बाय द स्प्रिंग। बात समझ में आई ये सबको? Yes, sir. यस सर। चलो क्वेश्चन कर दो अब जल्दी से फिर।
कितना आंसर आ रहा है? सर अभी कर रहे हैं। अरे जल्दी जल्दी करो यार, तो इजी क्वेश्चन है। 10 सेकेंड्स में आंसर चाहिए मुझे। इतना ज्यादा तुम अब शार्प हो जाने चाहिए हो, वरना मेरा नाम रोशन कैसे करोगे तुम टेस्ट में कैसे जल्दी जल्दी करोगे क्वेश्चन, है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सर 25 न्यूटन। हाँ ये हुई ना बात, मतलब मुझे नहीं पता आंसर क्या है, पर जल्दी आंसर दिया तो अच्छा लगा मुझे। 15 न्यूटन, ठीक है, मतलब डिस्पैरिटी है आंसर में, तो निकालना ही पड़ेगा मतलब फिर। 20 जूल, तो किसी लोगों का देखो, हमें आपको बेसिकली समझना आना चाहिए कि आपको वर्क पूछा जा रहा है, तो पहले तो आप ये न्यूटन लगाना बंद कीजिए, है ना, अच्छा नहीं लगता है ये सब, है ना, बड़े हो सर गए हम। गलती हो गई। ठीक है चलो, वर्क निकालना है, जूल लगाना है, ये बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्क जो आ रहा है वो सबका अलग अलग आ रहा है, तो मुझे लग रहा है मुझे ही निकालना पड़ेगा तुम्हारे लिए। कैसे निकालेंगे भाई? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। यस सर। कृपया क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये पहला वाला तो ट्राइंगल बन रहा है, दूसरा वाला रेक्टेंगल बन रहा है, और तीसरा वाला क्या बन रहा है, फिर से ट्राइंगल बन रहा है। ट्रायंगल। फर्स्ट वाले ट्राइंगल का क्या हो गया भाई? 1 इंटू हाफ इंटू, बेस इनटू हाइट। तो बेस हो गया, और हाइट कितनी हो गई 5, 5। प्लस सेकंड वाले रेक्टेंगल का क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। 1 से 3 यस सर। कितना हो गया डिस्टेंस? डिस्टेंस 2। कितना हो गया? 2, तो 2 × 5 यस। प्लस, फिर से वही हाफ इंटू 1 इंटू 5। हाफ लिख दिया क्या मैंने? 1 × 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 2 × 5/2 +10, कितना आ गया ये? 15 जूल। 15 जूल। हाँ भाई बताइए, इसमें क्या डाउट है अब? है किसी को डाउट उसमें? नो नो सर। सर। अच्छा करो, नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब आज की क्लास में तो बच्चों देखो हमने बहुत धीरे धीरे करा है सब चीजों को, अगली क्लास में पेस बढ़ाने वाला हूँ। तो तुमको जो मैं भेज रहा हूँ ना, ऑलरेडी तुमको जो भी मॉड्यूल वगैरह भेजूंगा उसको पढ़ के आना, क्योंकि अगली क्लास में हो सकता है कि हम एनर्जी और पावर एक साथ ही कर लें, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना। आंसर बताओ 12 जूल। कितना? 9 जूल आ रहा है। 12, 9, 17.5, 15 पुराना वाला है क्या ये? हाँ भैया आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, इतना समय क्यों लग रहा है बच्चों? ओके लास्ट 10 सेकेंड्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेट करना है इसमें, ये तो समझ में आ गया होगा, है ना? यस सर। यस सर। कितना आंसर आ रहा है भाई? 9 जूल। 9 जूल। 9 जूल? क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग, बहुत ही गलत आंसर आंसर बता दे रहे हो तुम तो यार। चलो सॉल्व करते हैं इसको, तुमने तो मेरे को
बहुत बुरा फील करा दिया। वर्क डन तो होता है x1 से x2 fx dx। बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ के आए हम। फिर हम क्या मैथ्स में इतने ज्यादा वीक हो गए हैं क्या? fx dx में क्या हो जाएगा बच्चों? ये 3 to 9 हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. तो ये हो जाएगा x³/3। यस सर। 9 यही तो होगा। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? नो सर। नहीं लिखा है ना गलत? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अब तुमने ये डिवाइड बाय 3 नहीं किया होगा मुझे जहां तक लग रहा है। यस सर। हाँ, तो ये कौन लगाएगा? ये कोई और करने आएगा आपके पेपर में? बताइए। 243 बन जाएगा ये। 243 माइनस 9 कैसे किया ये? 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 ऐसा लिखा हुआ है ना? और नीचे 3 लिखा हुआ है। तो 3 को 3 से कट किया, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 243 बनता है। और ये लिखा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3 बाय 3। तो 3 से 3 कट गया, 3 3 जा 9 बचा। कितना आंसर है भाई? 234 जूल। 234 जूल। 234 जूल। जूल। अब बताओ तुम्हारा आंसर कितना ज्यादा गलत आया है? किसी का आया 234 जूल? क्या कर रहे हो तुम यार? इतना गलत नहीं करना है। 234 जूल है सही आंसर, ठीक है? तो अगर अगर आप लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक करने लगोगे ना तो बहुत दिक्कत आएगी फ्यूचर में। इजी क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। सो ऐसे गलतियां नहीं करनी। आई होप के टेस्ट में नहीं करोगे तुम, ये एग्जाम्स में नहीं करोगे। इसी उम्मीद में मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा ताकि मैं उम्मीद नहीं छोड़ू तुम पे, ठीक है? तो लेट्स सी कि क्या होता है आगे। आगे आई थिंक पावर और एनर्जी हम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बच्चों। लेकिन एक बात समझ लो कि अगर हमने आगे वाली क्लास में इस स्पीड से पढ़ा तो हम सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। तो आज तो हमने वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? एनर्जी और पावर के बारे में बातें करेंगे, ठीक है? और हो सकता है इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें हम। तुम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों का टास्क क्या है, होमवर्क क्या है? आप लोगों को मॉड्यूल से ऑब्जेक्टिव्स, वर्क पर एनर्जी के ऑब्जेक्टिव वाले करके आना, ठीक है? और अगर पीवाईक्यू मिल जाता है तो पीवाईक्यू कर लेना, क्योंकि अगली क्लास कल नहीं होने वाली है। अगली क्लास मेरे ख्याल से परसों होने वाली है। परसों ही होगी ना, या फिर सैटरडे को है? सर। सैटरडे। हाँ, सर कल छुट्टी होगी। कल किस बात की छुट्टी है? सर इंडिपेंडेंस डे। अरे हमें आजादी मिल चुकी है। अब बार बार आजादी मिलके कुछ मांग के कुछ नहीं होगा। हम आजाद तभी होंगे जब हम अच्छे ग्रेजुएशन, मतलब अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब हम आजाद हो यस सर। कितना बुरा लग रहा है देखो सर आजाद कर दो सर 1947 से अभी तक आजादी नहीं मिली है दोबारा। मिलेगी मिलेगी एक जगह, एक बार जब मिलेगी ना उसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, है ना? ये साल और तुम ऐसा फील कर लो, अगले साल से इंडिपेंडेंस डे मनाना अच्छे से, ठीक है? प्लीज सर अरे मेरी क्लास ही नहीं है कल तुम्हारी, मेरे को प्लीज सर क्यों बोल रहे हो? मेरी है शायद क्लास, किसके साथ है? तुम में से किसी एक बैच के साथ है। अच्छा अभी Yes, B.Ed sir. की क्लास है। अभी 7 बजे से फिजिक्स की क्लास है ना एक बैच की, यस सर। ठीक है? तो फिर अभी आज अभी तो छोड़ देते हैं। अभी 1 घंटे बाद मिलना ही है वैसे भी, फिर से थोड़ा बहुत तुम भी रेस्ट कर लो, है ना? थक जाते होंगे काफी। ओके सर। ओके, चलो भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई करते रहो। बाय बाय। बाय। दिल्ली वाले